नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपीपी के इस नए प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर, जो कि आपका 2018 का पेपर है ये। तो इसमें जो आपकी हिंदी आई थी उसको आज हम देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनों बाद दिखना, 39 नंबर से आपका क्वेश्चन प्रारंभ है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो कम है, आपको इतना है नहीं कि आप पढ़ें पूरा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेंगे कि आप कितना नंबर वहाँ पा सकते हैं और आप सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत दिनों बाद दिखना, ठीक है, अर्थ के लिए मुहावरा है। क्वेश्चन आप पढ़िए कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। विकल्प आपको दे दिया गया है, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, या फिर अब तब होना। आपको बताना क्या है कि बहुत दिनों बाद दिखना, अगर हम इसे मुहावरे में कहें तो क्या कहेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं भाई आप तो ईद के चांद हो गए, आप तो बहुत दिन बाद दिखाई पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखने का अगर हम मुहावरे में प्रयोग करते हैं तो मुहावरे में कहा जाएगा कि ईद का चांद होना। क्या कहेंगे? ईद का चांद होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, लोकोक्तियाँ ऐसे होते हैं कि हम उससे तुलना करा लेते हैं किसी भी स्थिति की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी स्थिति के एक ही वाक्य होगा या एक ही लोकोक्ति होगी उसी से तुलना करेंगे। स्थितियों के अनुसार नई नई उक्तियाँ निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक उक्ति है, लोकोक्ति क्या है आपका, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाना कि वो कहीं का ना रह जाए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपको दिया गया है, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, या कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, ना कहीं का ना रहना। एक तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब यही होता है कि वो कहीं का ना रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ठौर ठिकाना ना होना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। देखिए, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। आप वाक्य पहले पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं कि अशुद्धि कहाँ पर है। फिर आपका पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पहले वाक्य को देखते हैं कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, तो आपको ध्यान देना है कि अनेक स्वयं में बहुवचन है। अनेक क्या है? स्वयं में बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर अनेकों होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहीं पर आपकी गलती मिल गई कि जो आपका पहला वाक्य है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये ना होकर कृष्णा जी के अनेक नाम है या कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेकों क्या है? अनेक क्या है? स्वयं में बहुवचन है। तो अनेक का बहुवचन हम अनेकों नहीं लिखेंगे, अनेकों होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्भावना में सद्भावना शब्द में समास है। ठीक है, आपको विकल्प दिया गया है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर द्विगु समास है। आपको बताना क्या है कि सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो सद्भावना जो शब्द है आपका, उसमें आपको जो समास मिलेगा वो मिलेगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास। और कर्मधारय का परिभाषा क्या होता है कर्मधारय समास की? तो ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो। ठीक है, विशेषता बताए। ठीक है, और दूसरा उत्तर पद जो है या दूसरा पद जिसे कहते हैं, देखिए दो पदों से मिलकर बनता है। एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक है, तो जब कर्मधारय विशेषण, कर्मधारय समास की जो विशेषता है वो ये है कि जो पहले वाला शब्द होगा वो विशेषता बताएगा। तो विशेषता किसकी बताएगा? जो दूसरा वाला शब्द होगा, यानी उत्तर पद की। ठीक है, उत्तर पद की विशेषता बताएगा पहला पद। तो देखिए, सद्भावना में ये बताया जा रहा है कि जैसे दो शब्द हम ले लेते हैं, सद्भावना और दुर्भावना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे के जो शब्द हैं वो पीछे के शब्द की विशेषता बता दे रहे हैं। ठीक है, दुर्भावना कुछ दूसरा अर्थ दे रहा है, सद्भावना को दूसरा अर्थ दे रहा है। हुआ क्या कि भावना तो एक ही है, लेकिन आगे सद जुड़ा है, एक में दुर जुड़ा है। तो इस वजह से आपका जो आगे जो विशेषता बताई जा रही है कि सद है, तो यहाँ ये भावना की विशेषता बताई जा रही है कि सद्भावना है, मतलब क्या है? सच्ची भावना या अच्छी भावना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि पूर्व पद जो है विशेषता बता रहा है, और किसकी बता रहा है? भावना की विशेषता बता रहा है। भावना क्या हो गया? विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होता है कि आगे वाला आपका विशेषण रहेगा, पीछे वाला विशेष्य होगा, तो आपका यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। सद्भावना में भी आगे वाला विशेषण है और पीछे वाला विशेष, यानी सद विशेषण है, भावना विशेष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार आप पढ़ लीजिएगा, और इसका उदाहरण एक एक उदाहरण अगर आपको पता है तो उससे काम चल जाएगा, क्योंकि उदाहरण पता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि है क्या।
तो मुदित मनोहर मानस देखा में अगर देखें तो जो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर है या प्रथम वर्ण है वो माँ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है या पुनरावृत्ति होती है तो वो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं। शब्द की होने पर आपका, और शब्द की हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यमक अलंकार, ठीक है। जैसे हर गए हर से मिले, हर बैठे हर पार, जब हर हर माँ मिले तो हर भय उदास। देखिए नेक्स्ट है, वीर रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है कि जो अस्थाई भाव होता है ये प्रत्येक रस का अलग अलग अस्थाई भाव होता है। जैसे वीर रस का अगर हम अस्थाई भाव देखें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा। रति किसका हो जाएगा, तो एक है हमारे पास श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। शोक किसका हो जाएगा, तो शोक जो है वो किसका हो जाएगा, आपका एक करुण रस होता है उसका हो जाएगा आपका शोक। क्रोध जो है, क्रोध किसका होता है, तो क्रोध जो होता है वो आपका रौद्र रस का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रति जथा थिर नाही। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो हमारे बोलने के तरीके पर अगर आप देखें तो उसी जो वहाँ पर जैसे उच्चारण कर रहे होते हैं वही सुर यहाँ पर भी है, ठीक है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रति जथा थिर नाही। ये तो मैंने एक तुलना कराने के लिए कह दिया है। अब आप मात्रा की गणना करके आप बता सकते हैं कि जो चौपाई होता है उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई होता है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमने हनुमान चालीसा के जो ये आपका जय हनुमान ज्ञान गुर सागर इससे इसलिए तुलना कराया क्योंकि आपको वो पता है कि वो चौपाई है, ठीक है। तो उससे आप तुलना कराकर इसे भी बता सकते हैं कि ये चौपाई है, ठीक है, कि कहाँ कितनी दूरी पर हम जाकर रुक रहे हैं, यत ले रहे हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ है। तो यही आपका क्या है कि दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रति जथा थिर नाही। तो जब हम मात्रा की इसमें गणना करेंगे तो सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा, यहाँ दा से शुरू करते हैं। मात्रा जो होता है वो स्वर के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिएगा 2 1 1 1 1 1 1 2, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। घन का हो जाएगा 1 1, माही का हो जाएगा 2 2। काउंट करिए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 2 10, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 है आपका 11 12 2 14 2 16, ठीक है। तो 16 मात्राएं आई। इसी प्रकार खलके प्रति जथा थिर नाही पे हम काउंट करेंगे तो उस पर भी 16 ही मात्राएं आएंगी, ठीक है। और एक चौपाई का और एक खासियत ये होता है कि लास्ट में अगर 2 आपके ये दीर्घ आते हैं, दीर्घ नहीं सॉरी गुरु आते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर पर आपका ये हो जाएगा गुरु मात्रा, ठीक है। अगर 2 गुरु आते हैं तो ये शुभ माना जाता है। तो जब हमने काउंट किया तो आपके लास्ट में 2 गुरु आए, माही पर 2 गुरु आए, ऐसे ही आपका नाही पर भी 2 गुरु आएंगे। बाकी हमने काउंट किया तो 16-16 आ रहे हैं। तो 16-16 प्रत्येक चरण में होने का मतलब ये है कि ये क्या है, चौपाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है। भाववाची का उदाहरण में बताना है, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। तो जो भाववाची का उदाहरण है वो आपका क्या हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। पूर्ण विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपका अल्प विराम का चिन्ह रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका अल्प विराम का चिन्ह रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो पद आपका क्या कहलाता है, अव्यय।
ठीक है, तो वह काम नहीं करता है में नहीं जो है वो अव्यय का काम करेगा। ठीक है, ना उस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, नहीं रहेगा। ना उस पर वचन का प्रभाव पड़ेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और ना ही उस पर कारक का प्रभाव पड़ेगा। कोई भी कारक होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो आप देख रहे हैं कि जो वृष्टि है उसमें रि की मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सा का उच्चारण स्थान है। आपको सा का उच्चारण स्थान बताना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो सा का उच्चारण स्थान जो है, विकल्प आपको दिया गया है, कंठ है, तालु है, दंत है या फिर मूर्धा है। तो सा का उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या है, तालु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तालु के अतिरिक्त हम और कौन कौन सी चीज़ें उच्चारित करते हैं? ई, चा वर्ग तथा सा वर्ग, सा है जो, वो आपका क्या है, तालु से उच्चारित होता है। नेक्स्ट है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र में, मूर्धा में, क्रम में या फिर मातृभूमि में? किसमें रा व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो रा व्यंजन आपका किसमें नहीं है? मातृभूमि में जो है वहाँ पर आपका रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक? तो जो संज्ञा का भेद नहीं है वो आपका निजवाचक है। निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है, बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या फिर बचत? ठीक है, आपको बताना क्या है कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो दिए गए शब्दों में से वचन जो है वो आपका क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचन दिया, सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए, आप पीछे से पता भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे वचन दिया जाता है, वचन दी गई नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हानि होती है, प्यास लगती है, बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि? कौन सा शब्द है जो सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो दर्शन जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, यहाँ बताना है। तो दर्शन जो है, आपने दर्शन दिए। ठीक है, आपने दर्शन दिया नहीं सही है, आपने दर्शन दिए ये सही है। ठीक है, तो दर्शन जो है वो आपका क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी प्रकार प्राण पखेरु निकल गए। ठीक है, उसका प्राण निकल गया नहीं होता, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो प्राण क्या है, प्राण भी आपका क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ठीक है, क्या है रेखांकित पद, क्या है, बहन को पुस्तक देता है। ठीक, तो कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है। तो देखिए, कारक चिन्ह के माध्यम से ही हमें पता चल सकता है कि क्या है। ठीक है, तो बहन को पुस्तक देता है, तो को आपका कर्म कारक में भी आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संप्रदान कारक में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका को है वो के लिए के जैसे प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ जो बहन को पुस्तक देता है वहाँ आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ कारण बनता है। तो ये आपका संप्रदान कारक यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। आप क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो कोई बहुत आसानी से बता सकता है कि ये सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक को हमें बताना है कि धार्मिक क्या है, संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, विशेषण है हाँ। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बताता है, व्यक्ति की विशेषता बताता है कि वो धार्मिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। आपको तद्भव छांटना है, कपूर,
पक्ष, मयूर या फिर मानसिक। तो तद्भव शब्द क्या है? कर्पूर है। ठीक है, कपूर क्या है आपका? तद्भव शब्द है। अगर हम इसके तत्सम की बात करें तो कर्पूर होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा संस्कृत में एक पंक्ति है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ठीक है, तो कर्पूर जो संस्कृत के शब्द जो कहते हो लिए जाते हैं वही आपके तत्सम होते हैं। तो कपूर तो हम मतलब थोड़ा बहुत विकार की वजह से बन गया, नहीं तो पहले यह क्या है संस्कृत में उसका सही उच्चारण क्या है? कर्पूर। तो कर्पूर जो है वो आपका तत्सम हो जाएगा और कपूर जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा। तद्भव हमें बताना है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, बहुज्ञ होता है। बहुज्ञ मतलब होता है बहुत जानने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम होता है। किसी का उत्थान हुआ और किसी का पतन हुआ, तो उत्थान शब्द का विलोम क्या हुआ? पतन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुर नर मुंजन आरती उतारे, तो वहाँ आपका देवता हो गया सुर। अमर जो है वो होता है जो मरे नहीं। ठीक है, और आपका देव आप जानते ही हैं कि देव क्या होता है? देवता को ही कहते हैं, लेकिन देवता क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो अमर भी देवता का पर्यायवाची है, देव भी देवता का पर्यायवाची है। सुधारक जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधारक जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल। देखिए आपको बताना है कि अनिल का हिंदी क्या, मतलब अनिल का अर्थ क्या होगा? हवा, और अनल का क्या होगा? आग। ये सही है? बिल्कुल सही है। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग, तो ये सही है आपका। ठीक। अली और अली, अली मतलब इन्होंने मोड़ दिया, जबकि होता क्या है? भौरा, और अली मतलब सखी, तो ये गलत है। आदि मतलब शुरुआत और आदि मतलब अभ्यस्त। ठीक है, तो आदि मतलब आरंभ या शुरुआत हो गया, और आदि मतलब अभ्यस्त, ये भी सही है आपका। जलद, जलद मतलब होता है कमल, और जलद, जलद होता है बादल का, और इन्होंने क्या कहा है कि कमल और समुद्र, तो ये गलत है। जलज का कमल सही है। तो यानी हम अगर ध्यान दें तो इसमें आपके दो विकल्प, एक बी और एक डी, ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये वास्तव में मैच नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्ता होता है जी, पंख होता है जी, चिट्ठी होती है, ये भी सही है। लेख, लेख नहीं होता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि पत्र शब्द का अर्थ लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर अयादि संधि है। सदैव, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव होता है सदैव का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मात्रा ए से अय हो जा रही है, मात्रा बढ़ जा रही है, तो यहीं आप वृद्धि संधि कर दें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक में क्या होता है कि प्रतिधन एक कर दें, तो आपका हो जाएगा प्रत्येक। प्रतिधन एक यानी प्रत्येक। तो उपसर्ग हमें बताना, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़े, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शब्दों में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। कौन सा है? इक प्रत्यय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको गद्यांश पढ़ना है 67 से 71 के प्रश्नों के, जो आपके प्रश्न है 67 से 71 तक, उनके सही उत्तर के लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसको रेल की पटरी पर उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी।
ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। चलिए आइए अब हम उत्तर देख रहे हैं। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या फिर परहित को? तो उसने लोगों की जान बचाई तो ये उसका परहित है, दूसरों को हित करता है वो, ठीक है, दूसरों की हित के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पटरी जब उसने देखी कि उखड़ी हुई थी, बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि उसे रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी। फिर बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या सावधानी को? तो सूझबूझ को, क्योंकि उसे गाड़ी रोकनी थी और उसे यही समझ में आया। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था, कि उसे अपनी नौकरी की चिंता थी या फिर ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी या फिर गाड़ी लेट हो रही थी। हमने पहला ऑप्शन नहीं पढ़ा, तो आइए देखते हैं क्रोध उसे क्यों आया। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी? अब आप समझ गए होंगे कि ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या फिर निंदा का भाव? तो शाबाशी देने का भाव आया होगा। अज्ञेय जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये आपको बताना है कि अज्ञेय जी जो हैं उनके किस कृत पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो इन्हें कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, महर्षि शरण गुप्त जी या फिर महादेवी वर्मा जी? उर्वशी एक प्रसिद्ध रचना है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा गोदान किसकी रचना है, तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला? महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो यामा पर मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का जो पेपर था 2018 का ये पेपर था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट पेपर पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।